लोग कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, जो कि 100% हेल्पफुल होगा। और पहला जो है वो हम लोग डाल रहे हैं बॉटनी। जिनका भी मेजर सब्जेक्ट है बॉटनी, उनके लिए पेपर काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है, ये वाला। बाकी ये सब का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, आप ज़रूर देख लीजिए। और इस वीडियो को इतने अच्छे से समझाया गया है, जितना भी क्वेश्चन करवाया गया है इस वीडियो में, आपको बस हर सवाल को बहुत अच्छे से कर लेना है और जाकर एग्ज़ाम दीजिए। और उसके साथ इस वीडियो के साथ आप जो है एक बार अपना सिलेबस भी देख लीजिएगा, और फिर भी अगर थोड़ा बहुत रह गया और कुछ टॉपिक तो कर लेना है, बाकी हो गया। नो नीड ऑफ एनीथिंग, किसी की चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन करवाया गया है आप उतना करिए, और अच्छे से नोट्स वगैरह सब कुछ बनाइए। दूसरी बात, कैसे पेपर लिखना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देखिए और अपने ग्रुप वगैरह जहाँ भी है ज़रूर शेयर करिए। सो आराम से कंटिन्यू करिए और देखिए, ठीक है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट मिशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी यूजी फर्स्ट सेम का पेपर प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसमें हम जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का है। देखते हैं हम लोग, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें पार्ट 1 आता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के। 1 बाय 1 हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 मार्क्स का है, सॉरी, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश आर द साइट्स ऑफ N2 फिक्सेशन इन नॉस्टॉक। यहाँ पे नॉस्टॉक जो है हमारा वो बैक्टीरिया होता है एक टाइप का, ठीक है। नॉस्टॉक, एनाबिना, ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, और इनका काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को प्लांट्स में फिक्स करना, या कन्वर्ट कर देते हैं उसको अमोनिया में, ठीक है। अब जो साइट होती है, मेन साइट इसमें वो होती है हमारी हेट्रोसिस्ट। इसका आंसर होगा फर्स्ट का हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट आर द साइट्स ऑफ N2 फिक्सेशन इन नॉस्टॉक। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। थैलस ऑफ वॉल्वॉक्स इज़ अ हॉलो स्फेयर विच इज़ नोन एज डैश। थैलस का मतलब होता है एक बॉडी, किसी की भी जो बॉडी है उसे हम थैलस कहते हैं। और वॉल्वॉक्स हमने एल्गी में पढ़ा होगा, तो आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा कि वॉल्वॉक्स क्या होता है। तो वॉल्वॉक्स की जो बॉडी है या फिर जो थैलस है वो हॉलो स्फेयर होता है। हॉलो स्फेयर मतलब एक गोला है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है वो। उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सीनोबियम, ठीक है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है सीनोबियम। सीनोबियम मतलब एक यूनिट होती है काफ़ी सारे सेल्स की, ठीक है, कंबाइन, जिसे हम सीनोबियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी है M.O.P. आयंगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंपोनेंट्स मेक अप अ वायरस। वायरस जो होता है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, या कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं। वायरस के जो कंपोनेंट हैं, प्रोटीन शेल एंड न्यूक्लिक एसिड। इसमें ऑलरेडी टिक है और ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, TMV इज़ अ वायरस विद डैश एज अ जेनेटिक मटेरियल। TMV क्या है, पहले हम TMV की फुल फॉर्म जान लेते हैं। TMV है टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। ये तंबाकू का जो पेड़ होता है या टोबैको का जो पेड़ होता है, प्लांट, उसमें ये वायरस होता है। और इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल हमसे पूछ रहे हैं, तो इसका जेनेटिक मटेरियल हमारा है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या फिर ssRNA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नेम वायरस वाज गिवन बाय हुम। सबसे पहले जो वायरस का नाम दिया था वो किसने दिया था? तो वायरस का जो नेम दिया है वो दिया है मार्टिनस विलियम बेजेनिक, ठीक है। इसका स्पेलिंग मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ।
देख लेते हैं आगे, कुछ यहाँ प्रॉब्लम हो गया है, देखते हैं आगे। तो वायरस का जो नेम दिया है वो दिया है मार्टिनस विलियम पेजनिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड। सो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता है कि लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ। सो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, उसकी जो सेल वॉल है या कोशिका भित्ति है वो किससे मिलके बनी होती है। सो इसका आंसर है, राइट आंसर है इसका पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट अ नेम ऑफ एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सबसे पहले हमको ये वर्ड का मीनिंग समझना है कि एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते कौन से हैं, ठीक है। सो एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे एक कोई इसका एग्जांपल नहीं है, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। चाहे तो वैसे आप एक भी लिख सकते हैं, इसमें एक पूछा है तो, ठीक है। वैसे आप 4-5 अगर ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो इसका आंसर है राइजोबियम। राइजोबियम एक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इसके अलावा भी कुछ और एग्जांपल्स आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ क्लॉस्ट्रीडियम, एनाबिना, नॉस्टॉक, नाइट्रोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, ठीक है। ये सभी जो हैं वो एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं। सो आप लोग ध्यान में रखिएगा, चाहे तो वीडियो को बैक करके आप ध्यान से सुन लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन डोमिनेंट पिगमेंट फाउंड इन रोडोफाइटा इज। सो रोडोफाइटा जो है उसमें डोमिनेंट पिगमेंट कौन सा है। रोडोफाइटा एक रेड एल्गी है अगर आपको पता है तो, ठीक है। और इस रेड एल्गी में जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है या पिगमेंट कह सकते हैं बेसिकली, तो उस पिगमेंट का नाम आपको पूछा गया है। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए विच इज़ फाइकोबिलिन्स, ठीक है। वैसे जनरली हम लोग अगर पढ़ेंगे बुक्स वगैरह में तो हमको फाइकोइरिथ्रिन देखने के लिए मिलेगा, फाइकोबिलिन कम जगह पर ही आपको मिलेगा देखने के लिए, लेकिन फाइकोबिलिन भी करेक्ट आंसर है। फाइकोबिलिन ही कंपोज करता है फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन को। फाइकोइरिथ्रिन का कलर होता है रेड और फाइकोसाइनिन का कलर होता है ब्लू, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है डोमिनेंट पिगमेंट इन रोडोफाइटा इज फाइकोबिलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट हमारा आ जाता है पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी में आपको कोई भी शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, एनी 4, ठीक है। किसी भी इनमें से कोई भी 4 आप लोग इसमें से चूज़ कर सकते हैं और उन पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, ठीक है, जो कि होंगे 5 मार्क्स के आपके। ये भी 20 मार्क्स कैरी कर रहा है सेकंड पोर्शन हमारा, और इसमें 4 इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। 1 बाय 1 हम इसमें शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लेंदी हम नहीं करेंगे वीडियो को, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट है पिगमेंट्स इन एल्गी, ठीक है। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं कि पिगमेंट्स इन एल्गी क्या है। सो पिगमेंट्स एल्गी में जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल्स होते हैं, क्लोरोफिल ए बी सी डी और एफ, ये सारे पिगमेंट्स एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा होता है फाइकोबिलिन। अभी आपने ऊपर पढ़ा था ना फाइकोबिलिन, जिसमें फाइकोइरिथ्रिन होता है और फाइकोसाइनिन होता है, ठीक है। फाइकोबिलिन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, फाइकोइरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन, वो एल्गी में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो फाइकोबिलिन पिगमेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो डीप वाटर में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल गहरे पानी में, जहाँ पर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इसको फोटोसिंथेसिस करनी होती है, इसीलिए ये डीप वाटर में फोटोसिंथेसिस के लिए प्रेजेंट होता है फाइकोबिलिन, जो कि ये पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, एल्गी में। इसके अलावा क्लोरोफिल ए बी सी डी एफ भी प्रेजेंट होते हैं एल्गी में। और एल्गी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स का क्या काम है, ये सेल को प्रोटेक्ट करते हैं लाइट से, कि ज़्यादा लाइट उस सेल को हार्म ना पहुंचा दे। तो कैरोटिनॉइड क्या करते हैं
किसी भी सेल को प्रोटेक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा लाइट से। ठीक है, नेक्स्ट, तो पिगमेंट्स इन एल्गे में इतना सफिशिएंट है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में ब्रॉड टाइप में बना के लिख सकते हैं। ठीक है, हेडिंग्स वगैरह में कि क्लोरोफिल के बारे में पहले एक्सप्लेन कर दिया, फिर फाइकोबिलिन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, देन कैरोटीनॉइड को हमने वन बाय मतलब थोड़ा अच्छे से आंसर राइटिंग आपका अच्छा होना चाहिए जिससे इंप्रेशन अच्छा पड़े। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हमारा सेकंड जो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के बारे में आप इसमें शॉर्ट नोट लिखना है आपने। मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ वन बाय वन, आप इनमें से कोई भी 4 समझ लेना। ठीक है, कि आपको 4 ही लिखने हैं। सबसे पहला काम होता है जब आप क्वेश्चन पेपर देखें तो सबसे पहले ये जो ऊपर लिखा होता है ना, इसको काफ़ी अच्छे से आप रीड कर लें कि कितने पूछे हैं, मतलब 4 है या 5 आंसर करने हैं। कई बार बच्चे जल्दीबाजी में सारा कर देते हैं। ठीक है, तो जितना कर पूछा जाए सिर्फ उतना ही आपको करना है। नेक्स्ट आपका माइकोप्लाज्मा पे आ जाते हैं कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले माइकोप्लाज्मा है क्या, तो ये बैक्टीरिया का एक जीनस है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जीनस ऑफ बैक्टीरिया है जिसमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो वो कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है और इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए होता है, वो डीएनए होता है। ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, और ब्रॉड में आप इसके बारे में और चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने इन शॉर्ट बता दिया आपको कि इसमें सेल वॉल नहीं होती है, स्मॉलेस्ट होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है काराथैलस। सी पे आ जाते हैं हम लोग। काराथैलस का मतलब क्या, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि थैलस का मतलब होता है बॉडी। किसी भी बॉडी को हम क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। ठीक है, तो कारा जो है आपको पता है क्या होता है, एल्गी है, ग्रीन एल्गी। कारा क्या है, ग्रीन एल्गी जो कि फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है, ग्रीन एल्गी है कारा जो थैलस में रहता, फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है, तो इसकी बॉडी के बारे में पूछा है कि भाई इसकी थैलस कैसा है, तो इसका थैलस कैसा होता है, सबसे पहली चीज़ शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, आप लोग इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, जो काराथैलस है इसकी जो बॉडी होती है वो, या फिर थैलस जो होता है इसका, वो क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। ठीक है, ब्रांच्ड है और मल्टी सेलुलर है, मतलब उसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं। और तीसरी चीज़ इसमें कैसा है, ये मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में तो आपको डिफरेंस पता ही होगा। ठीक है, मैक्रो मतलब साइज़ में बड़ा है और दूसरी चीज़ फ्रेश वाटर में मिलता है, ग्रीन एल्गी है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, बाकी इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं टीएमवी। वैसे मैंने ऑलरेडी टीएमवी के बारे में ऊपर डिस्कस कर दिया है, बट आप फिर से एक बार समझ लें कि टीएमवी जो होता है वो प्लांट वायरस होता है। ठीक है, और इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस वायरस में क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। और ये जो है ये इन्फेक्ट करता है टोबैको को, और सोलेनेसी जो फैमिली है उसके कई सारे मेंबर्स को भी ये अफेक्ट करता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह आप ड्रॉ करके करेंगे ना किसी चीज़ को, तो आपका काफ़ी इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। जितने भी आपके ये शॉर्ट वाले क्वेश्चंस हैं इसमें आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं या फिर एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को N2 को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में, अमोनिया यानी NH3 में। ठीक है, वो होते हैं हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसके बारे में आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने हेट्रोसिस्ट के बारे में पढ़ा था ना, वो साइट होती है, वो आप ड्रॉ कर सकते हैं फिगर में, है ना, कि नॉस्टॉक, एनाबिना या क्लोस्ट्रीडियम या फिर एरोबिक और एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जितना अच्छा आप आंसर राइट करेंगे उतना आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। नेक्स्ट है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस अभी हाल फिलहाल में आप लोग जानते हैं काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में, तो ये मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ कि आप इस चीज़ को आगे देखें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी में क्या चीज़ है, आपको किसी भी 3 आंसर को डिटेल में लिखना है।
जितने मार्क्स का है आपका आंसर, आपको वो चीज़ देखनी है कि हाँ ये 10 मार्क्स का है तो मैं कम से कम इसमें इतना तो लिखूँ कि हाँ 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए, या 5 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का है तो उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट आंसर में बहुत ज़्यादा ब्रॉड में लिख रहे हैं, ठीक है। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग आंसर को भी आपने राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें 3 मार्क्स का है तो टोटल इसमें 30 मार्क्स आपके बनेंगे। और सॉरी 3 क्वेश्चन हमको आंसर करने हैं, 10 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन का होगा, ठीक है। और इसमें टोटल आपके 30 मार्क्स होंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। डिस्क्राइब थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। अभी हमने थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, कारा का थैलस पढ़ा था। कारा भी एक तरह का एल्गी है, ग्रीन एल्गी, उसका हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, ठीक है। इसमें हमें कंप्लीट एल्गी का पूछा जा रहा है कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं, इसका साइज़ बता सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर मतलब कि हाँ यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, साइज़ इसका बड़ा है या छोटा है। कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हैं इसकी कि मतलब ये कॉम्प्लेक्स है या फिर सिंपल है ना, वो एल्गी पर्टिकुलर। और थैलस का मतलब बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें क्या बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट भी है या नहीं प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर एल्गी में, ठीक है। उसका ऑर्गेनाइजेशन बता सकते हैं कि भाई वो जो पर्टिकुलर एल्गी है वो किस किस चीज़ से मिलके बनी है। फिर उसकी मोटिलिटी के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो मोटाइल है या फिर नॉन मोटाइल है, ठीक है। तो ये सारे हेडिंग्स वगैरह बना के आप इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इसका थैलस मतलब उसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन एल्गी में, ठीक है। और इसमें आप अगर एग्जांपल देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे कि आप वॉलवॉक्स का एग्जांपल दे सकते हैं, कारा का एग्जांपल दे सकते हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास और कई सारी एल्गीज़ हैं, उनका एग्जाम्पल देख के उनका फिगर वगैरह ड्रॉ करके आप अच्छे से उसका थैलस का ऑर्गेनाइजेशन एल्गी में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर बी हम देखते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ वॉलवॉक्स। यहाँ पे क्या पूछा है आपका, वॉलवॉक्स जो कि हमने अभी पढ़ा पीछे, ठीक है, जिसमें सीनोबियम हमने देखा था, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उसकी लाइफ साइकिल पूछी जा रही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जो वॉलवॉक्स होता है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो सेक्सुअल भी होती है और एसेक्सुअल भी होती है। कैसे कैसे होता है, दोनों लाइफ साइकिल सस्टेन करता है ये। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। और जब इसकी अनफेवरेबल कंडीशन होगी तब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करेगा, इसकी जो सेल्स होंगी जिससे हम क्या कहेंगे गोनीडिया, ठीक है, वो प्रोड्यूस करेंगी डॉटर कॉलोनीज़ मतलब वो उसकी जो सर्कुलर कॉलोनीज़ बनती हैं, सेल्स बनती है काफ़ी सारी, सीनोबियम वो फॉर्म करता है गोनीडिया, ठीक है, डॉटर कॉलोनीज़ उसको कहते हैं। और ये कब रिलीज़ होगी, जब उसका पेरेंट जो है वो मैच्योर हो जाएगा, दैट टाइम ये गोनीडिया क्या प्रोड्यूस करेगा, डॉटर कॉलोनीज़ प्रोड्यूस करेगा। गोनीडिया हम इसको प्लूरल फॉर्म में कह रहे हैं और सिंगुलर फॉर्म में हम इसको गोनीडियम कहेंगे, ठीक है। और ये जो गोनीडियम है ये जब मल्टीपल डिवीज़न करेंगे, बहुत सारा डिवीज़न करेंगे, तो ये क्या बना देंगे, बहुत सारी सेल्स फॉर्म कर देंगे, बहुत सारी कॉलोनीज़ फॉर्म कर देंगे। लगभग ये 3200 के अराउंड सेल्स बना देते हैं, ठीक है। जैसे अपने वॉलवॉक्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगी ये चीज़ कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उसमें जो 3200 सेल्स हैं या फिर सीनोबियम कह देते हैं उस ग्रुप को पूरे, ठीक है, ये चीज़ ये फॉर्म करता है अपने लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो अब इतना ब्रॉड मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बाकी आप लोग इसको और अच्छे से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर सी की तरफ आते हैं कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। तो हमको वायरस का पहले तो स्ट्रक्चर बताना है, फिर हमें इसमें बताना है कि इसका जो रेप्लिकेशन है वो इसमें कैसे होता है वायरस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं कि जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ उसमें प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन की एक कोटिंग होती है। उसके अलावा उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है प्रेजेंट, ठीक है। और अगर हम इसके रेप्लिकेशन की बात करें तो रेप्लिकेशन कैसे कैसे होता है इसमें, यहाँ पे सबसे पहले वो अटैच करेगा होस्ट सेल जिसको इसने रेप्लिकेट करना होगा, वहाँ से वो अटैच करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये सेल में एंटर कर जाएगा एंड तब क्या करेगा, उसके बाद ये रेप्लिकेट करेगा उस वायरस के जेनेटिक मटेरियल को। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन किसका होगा,
वायरस के जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होगा तो वायरस का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, थोड़ा सा इन शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको। और रेप्लिकेशन किस तरह से होस्ट सेल से अटैच करता है, फिर उस सेल में एंटर कर जाता है, और एंटर करने के बाद उसकी जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है उसको रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, उसका जेनेटिक मटेरियल को डबल करना शुरू कर देता है ये। ठीक है, तो इस तरह से वायरस का भी रेप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया? अभी हम जो रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे वो किस में था, हमारा वायरस में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। तो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में कैसे हो रहा है। ठीक है, सो ये एक प्रोसेस होती है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। कैसी प्रोसेस है? इसमें जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ठीक है, यानी कि जीन्स को शेयर कर रहे हैं। और जीन्स को शेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए दूसरा जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो उसको किसी अच्छे बैक्टीरिया का जीन ट्रांसफ़र करके मिल जा रहा है, और तब वो उसके जो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है या फिर डिफरेंट एनवायरनमेंट है उसमें सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये 3 स्टेप्स में होती है। ठीक है, 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें वो होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करना। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करना। उसके बाद जो सेकंड हमारा आता है इसमें, वो जो स्टेप है वो है हमारा ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, वो उस जेनेटिक मटेरियल को जो हमने ले लिया है, यूज़ कर लिया है, उसके बाद क्या प्रोसेस है उसमें क्या होता है, वो बैक्टीरियोफेज उसको यूज़ करता है, उस जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियोफेज यूज़ कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्जुगेशन। थर्ड स्टेप इसका है और लास्ट स्टेप है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का, विच इज़ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि 2 डिफरेंट बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन होता है, मतलब वो दोनों अटैच्ड हो जाएंगे और उनमें क्या हो जाएगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से है, और ब्रॉड में आप लोग देखिएगा। ठीक है, ब्रॉड में आपको ज़रूर देखना है, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवा रही हूँ क्वेश्चन से। ठीक है, यहाँ पे हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है जो कि है हमारा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी कि खेती में हमारे लिए बैक्टीरिया किस तरह से इम्पोर्टेंस है, और दूसरा हमारा इंडस्ट्री में, या जितने भी आप फैक्ट्रीज़ वगैरह देखते हैं कहीं, है ना, तो उन सभी चीज़ों में किस तरह से बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं अभी, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ हमने ऊपर बात कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। आप लोगों ने पढ़ा था कि वो बैक्टीरिया करते हैं क्या, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब भाई जो प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या उनकी हेल्प कर रहे हैं, उस प्लांट की हेल्प करते हैं कि वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दें अमोनिया में। अब अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे तो वो अमोनिया को प्लांट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एग्रीकल्चर में, और उसको यूज़ करने के बाद क्या होगा, जब प्लांट उसको यूज़ करेंगे कैसे, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, यानी जो मिट्टी है वहाँ की वो कैसी हो जाएगी, उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी जब वहाँ पे अमोनिया जाएगा तो। ठीक है, और उपजाऊ मिट्टियों में पेड़ कैसे होते हैं, काफ़ी हेल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट आपका है इसमें कि और किस तरीके से ये काम आते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी काम आते हैं, मतलब जो गंदा पानी हो जाता है उसको साफ़ करने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, और पेस्ट कंट्रोल में जो भाई इसमें आप लोग छिड़काव करते हैं खेतों में, तो पेस्ट कंट्रोल में भी बैक्टीरिया का भी यूज़ होता है। ठीक है, और इसके अलावा फूड प्रोडक्शन में, कई सारे फूड्स का प्रोडक्शन करने में, या फिर दवाइयों को बनाने में, और कई सारे केमिकल्स को बनाने में भी किसका, बैक्टीरिया का यूज़ होता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा भी लैक्टोबैसिलस, वो क्या कर रहा था, दूध को दही में कन्वर्ट कर रहा था। तो इस तरह से इस बैक्टीरिया का यूज़ हो रहा है कैसे, इंडस्ट्री में। ठीक है, पनीर बनाने में, या फिर कई सारे बेवरेजेस बनाने में भी। ठीक है, अल्कोहलिक जो होती हैं ड्रिंक्स, उनको बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो बड़े लेवल पे भी होता है। ठीक है, और छोटे लेवल पे भी इसका यूज़ होता है घरों में भी। ठीक है,
तो इस तरह से बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमारे लिए है। सो यहाँ पे आपका बॉटनी का जो क्वेश्चन पेपर था वो हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आपकी तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और बाकी आपको अगर इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो इसमें कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका व्हाट्सअप नंबर आप हमें मेंशन कर देंगे हम लोग, और आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस। और ऐसे वीडियोज़ और देखने के लिए आप लोग लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब कर